already accomplished here, assuming that we're able to get to a final agreement here. We're reopening the Straits of Hormuz. We've already decimated their conventional military. We're in a position where we could substantially set back their nuclear program, not just during the term of this president, but over the long term. That's a very, very good thing for the American people. So we're not there yet, but we're very close and we're going to keep on working at it. A very warm welcome to News. I'm Dr. Maria Zulfikar Khan. व्यूज़ आज के प्रोग्राम में बात करेंगे ईरान और अमेरिका के दरमियान मुमकिना मुआहदे की जो मशरिक़ वस्ता की बदलती सूरत हाल जो इस वक्त सामने आई है उस पर इजराइल के किरदार और उसकी जो जंगी माहौल पर जिसकी कीमत जो है वो आम आदमी जो है वो अदा कर रहे हैं। इधर बरतानवी अखबार के दावे के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जो है वो एक मुमकिन मुआहदे का मुसव्वदा इजराइल समेत अपने इत्तेहादी ममालिक को भिजवा दिया है। ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में सामने आई है जब खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए सिफारती राब्ते तेजी से जारी हैं। दूसरी जानिब अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने भी एक अहम बयान देते हुए कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ मुआहदे के बहुत करीब है। ये बयान इस बात की निशानदही ज़रूर करता है कि पस्से पर्दा मुज़ाकरात किसी अहम मरहले में दाखिल हो चुके हैं और मुमकिन है कि आने वाले दिनों में कोई बड़ी पेशरफ्त देखने को मिले। ट्रंप को अमेरिका के अंदर से अगर बात करें तो वहाँ से भी बहुत मुस्तकिल तौर पर जो है जंग की अपोजिशन का जो है वो सामना है। बड़ी मुश्किलात उनके लिए वहाँ पर भी हैं क्योंकि मेजॉरिटी अमेरिकन ये बिलीव करते हैं, उनका ख्याल है कि ये जंग उनकी नहीं है बल्कि इजराइल की है और इससे जल्द निकलना चाहिए। अब सवाल यह है कि क्या वाकई वाशिंगटन और तेहरान किसी तारीखी समझौते के जो है वो करीब पहुंच चुके हैं? क्या इजराइल इस मुमकिन मुआहदे जो मुमकिन मुआहदा है उससे मुतमईन होगा? क्योंकि अभी भी ये खदशात बाकी हैं कि इजराइल जो है वो एक स्पॉइलर का रोल अदा कर सकता है और अगर ये डील हो जाती है, अगर ये डील हो जाती है तो क्या मशरिक़ वस्ता में एक नई सफ़बंदी देखने को मिलेगी? साथ ही साथ आपको ये बताते चलें कि एक बहुत बड़ी जो डेवलपमेंट अभी कुछ देर पहले ही हुई है वो हमारे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब जो हैं उनकी मीटिंग हुई है यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो के साथ, जिसमें ऑब्वियसली जो इस वक्त जो खित्ते की सिचुएशन है, जो ये डील प्रोसेस है उस पर भी जो है वो बातचीत हुई है। गो कि अभी कोई अलामिया जो है वो सामने नहीं आया, एक प्रॉपर अलामिया सामने नहीं आया, बट ऑब्वियसली हिज प्रेजेंस देयर मीन्स के इस बात पे भी कोई ना कोई इस चीज़ में भी इस डायरेक्शन में भी जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो डिस्कशन हुई होगी। मार्को रूबियो की डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार से पहले जो है वो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर जो हैं उनसे भी मुलाकात हुई। सो ऑब्वियसली ये कुछ कड़ियाँ जो हैं वो मिल रही हैं एंड इस वक्त सबसे जो बर्निंग इशू है, जो पूरी दुनिया के लिए एक बर्निंग इशू है, वो ईरान अमेरिका डील है जिसकी तरफ जो है वो कहा जा रहा है कि शायद बहुत तेज़ी से जो है वो बढ़ रहे हैं। होने क्या जा रहा है, फॉर्मर एम्बेसडर टू ओमान डॉक्टर इमरान अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं और कुछ ही देर में डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, ज्वाइन कर चुके हैं। तो अब दो डॉक्टर्स हैं, तो डॉक्टर इमरान साहब आपसे जो है वो शुरू करती हूँ। डॉक्टर साहब आपको याद हो पिछले हफ्ते ईद से पहले आप प्रोग्राम में आए थे और हफ्ते से ये खबरें आना शुरू हो गई थी, सैटरडे से खबरें आना शुरू हो गई थी कि डील जो है बस उसके करीब पहुंच गए और जो है बस आने वाली है, ये अनाउंसमेंट बस आने वाली है। और फिर ये भी पता चला कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो गालिबन संडे या मंडे को ये अनाउंसमेंट करने जा रहे थे, लेकिन फिर एपैक लॉबी, लिंडजी ग्रैम और बहुत सारे लोग जो उनकी अपनी पार्टी के अंदर जो हैं वो पीस डील के अगेंस्ट हैं वो उन पर हावी हो गए। अब आपको क्या लग रहा है कि ये डील जो है वो क्यों ना हो सकी, या उसकी जो अनाउंसमेंट है अभी तक जो ये एमओयू की बात हो रही है वो क्यों ना हो सकी? अभी रोज हम ये सुनते हैं बस होने वाली है, अनकरीब अनकरीब अनकरीब। डॉक्टर साहब, ये असल में जहाँ तक उस एग्रीमेंट की बात है तो उसमें मैंने सुना है कुछ वर्डिंग्स की पे डिफरेंस रह गया एक दो यही कह रहे जुमलों हैं पे। जी जी हाँ जी, वो इवन वाइस प्रेसिडेंट भी अब मान गए हैं अमेरिका के कुछ, लेकिन मुझे लगता है उससे ज्यादा डायबोलिकल ये बात है कि वो इसराइल को मौका दे रहे हैं कि वो सदर्न लेबनान में कोई डिसाइसिव कार्रवाई करे और मजीद वहाँ टेररिज्म का बाजार गर्म करे और शायद कुछ एरिया
कैप्चर कर ले और उसके साथ साथ गाजा पे भी थिंग्स आर कंटिन्यूइंग सो मेरा ख्याल है इजराइल को कुछ दिन और देने अभी भी मेरा ख्याल है एग्रीमेंट हो चुकी है सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रम्प के सिग्नेचर्स रहते हैं लेकिन वो उसी लॉबी जिसका आपने जिक्र किया उसकी वजह से वो थोड़ा डिले कर रहे हैं ठीक ब्रिगेडियर साहब हाउ डू यू रीड दिस सिचुएशन इस पे ये कहना कि जी कुछ लफाजी है जिस पे जो है वो अग्रीमेंट जो है वो नहीं हो रहा एंड दे ट्राइंग टू आयन आउट देयर डिफरेंसेस आपको पता है लास्ट वीक से जो है ये खबरें आ रही थी कि ये डील बस होने वाली है और अनाउंसमेंट हो जाएगी क्या लगता है आपको कहाँ जो है वो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है बिस्मिल्लाह बहुत शुक्रिया मारिया साहिबा ये जो 6-7 हफ्तों से मैं बार बार ये अल्फाज सुन के मेरे कान अब थक गए मुमकिन डील बस ये 48 आवर्स में एग्रीमेंट अनाउंस होने वाला है वेरी क्लोज टू एन एग्रीमेंट ओ भाई हमें इन्होंने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है बल्कि आज तो हमारे नाम नहीं लेते हमारे एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट इस्लामाबाद के उन्होंने पोस्ट किया ट्विटर के ऊपर बहुत सीनियर जर्नलिस्ट एंड वेरी क्रेडिबल आल्सो कि जी इस्लामाबाद में भी पसे पर्दा तैयारियां शुरू हो गई हैं ओ भाई मेरी बात सुने साथ अमेरिकन मीडिया कुछ और खबरें दे रहा है अरब मीडिया कुछ और खबरें दे रहा है सोशल मीडिया पे कुछ और खबरें आ रही हैं हर एक ने अपने अपने ड्राफ्ट एग्रीमेंट बनाए हुए हैं किसी को नहीं पता एक्चुअली क्या है सब स्पेकुलेशन पे मामला चल रहा है अब मेरी बात समझ रहे जी 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 और क्या आज की खबर है कि जी वो जिस तरह आपने भी जिक्र किया पहले कहा गया कि जी ड्राफ्ट एग्रीमेंट प्रेसिडेंट ट्रम्प अप्रूव करेंगे अच्छा फिर कहा कहते जी वो ड्राफ्ट एग्रीमेंट जो है वो तो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने अपने इत्तेहादियों को भेज दिया इत्तेहादियों को भेज दिया है उनकी मुशावरत के लिए ओ भाई दे आर बाइंग टाइम दे वांट टू डू समथिंग बिल्कुल वन रीजन कुड बी कि साउथ लेबनान में ये जो सारे इजरायली स्ट्राइक्स हो रही हैं उसके लिए और दूसरा इसराइल ने कल कहा है कि हम बिल्कुल तैयार हैं वी आर रेडी टू स्ट्राइक ईरान वंस अगेन वेरी लिटरली और देखिए बात यह है कि ट्रम्प ने इस वक्त होस्टेज रखा उसकी पर्सनालिटी ने ऐसी है अल्लाह की शान है कि हमने अपनी लाइफ टाइम में ऐसा प्रेसिडेंट देखा है वो क्या कह रहे हैं अच्छा कता कलामी की माफी ये अभी एक खबर जो आ रही है आई एम सॉरी आई एम इंटरजेक्टिंग ये आ रहा है कि जी प्रेसिडेंट ट्रम्प ने अनाउंस किया है कि वो नेवल ब्लॉकेड जो है अराउंड ईरान ही इज गोइंग टू लिफ्ट दैट और अब वो सिचुएशन रूम में जो है वो फाइनल कॉल की तरफ जो है वो जा रहे हैं और साथ ही साथ जो है ये भी खबरें आ रही हैं कि इस मूव के बाद शायद ईरान भी जो है वो रेसिप्रोकेट करेगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को जो है वो खोल सकता है ये भी खबर जो है वो कुछ ही मिनट पहले आई है देखिए जी ये बड़ी बड़ी खबरें आती है इस तरह की मिडिल ऑफ द वीक और एंड ऑफ द वीक कि जिससे ये एकदम स्टॉक मार्केट बदल जाती है एकदम ऑयल मार्केट बदल जाती है ठीक है अभी वो तो ईरान में क्या हुआ 2 दिन पहले अमेरिकन ने उन्होंने स्ट्राइक किया सदर्न ईरान में उन्होंने स्ट्राइक्स किए ईरान ने रिटेलिएट किया कुवैत के अंदर जो अमेरिका के मिलिट्री बेसेस हैं मैं कहना ये चाह रहा हूं कि देखें ये एक बहुत बड़ी गेम ये खेल रहे हैं इनके अपने क्या अपना ऑब्जेक्टिव्स हैं खुल के ये नहीं आ रहे कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं देखें ना ये क्या बात है आई ब्लो अप क्यूबा आई ब्लो अप ईरान एंड आई ब्लो अप ओमान यानी कि ओमान जो इतना बड़ा इत्तेहादी अमेरिका का वो कहता है ट्रम्प आई ब्लो अप ओमान में अभी भी मेरा ख्याल है दे नीड टू बिहेव नहीं देखें नहीं कह ये रहे हैं they need to behave हाँ साथ ये भी कह रहे हैं हाँ। अच्छा और मैं आपको एक बात बता दूं आपने अभी तक सारे अपने इंट्रो में जो मेन इश्यू उस पर तो आपने बात नहीं की है जो मैं कह सकता हूँ एक वन रीजन कि ट्रम्प ने चले मान लेते हैं एक मिनट के लिए कि भाई वो एग्रीमेंट करना चाहता है वो आगे बढ़ रहा है शायद हफ्ते में हो जाए 2 हफ्ते में हो जाए भाई इट इज द अब्राहम अकॉर्ड्स बड़ा क्लियर है सर वो मेरा अगला सवाल जो है वो उसी तरफ जा रहा था वो जो टेलीफोन का जो राब्ता हुआ है जिसमें उसने प्री कंडीशन लगा दी जी ऐसे ही साइनिंग विद द ईरान यूएस पीस डील लेकिन मैं कहता हूं हेड्स ऑफ टू सऊदी अरेबिया पाकिस्तान भी दिल में बहुत खुश होगा कि कम से कम सऊदी अरेबिया ने पब्लिक रिजेक्ट किया और हमारी भी वही स्टेटेड पोजीशन है जो सऊदी अरेबिया की है हमें बड़ी मॉरल सपोर्ट मिल रही है जो सऊदी अरेबिया ने कहा है एंड आई थिंक द ट्रम्प मस्ट बी वेरी वेरी अपसेट कि अगर सऊदी अरेबिया नहीं कर रहा है जो इस वक्त मिडिल ईस्ट में तो चले लीड कर रहा है लीडिंग इस्लामिक नेशन है चले पाकिस्तान जरा तो साइड पे आ जाता है दूसरी तरफ लेकिन द पॉइंट है कि इट इज अ बिग ब्लो टू ट्रम्प कि सऊदी अरेबिया उनकी बात नहीं मान रहे बात समझने की कोशिश करे ये कभी ऐसा होता है
कि आप एक मुल्क को कहें कि अपनी स्टेटेड पोजीशन नेशनल पॉलिसी है उसको चेंज करें। सर एक मुल्क को नहीं, इतने मुतअद्दिद ममालिक को जिनके लीडरान के साथ आप उस वक्त जो है वो कॉल पे हैं, और जो रिपोर्ट हो रहा है वो ये है कि एवरीवन वेंट क्वाइट। तो ट्रम्प साहब को ये पूछना पड़ा कि हैव आई लॉस्ट एवरीवन, मतलब एक उसमें इंजेस्ट ही हैड टू आस्क हैव आई लॉस्ट एवरीवन। ये कॉल अभी भी कंटिन्यू कर रही है। The message those leaders gave, including from Pakistan, by अगर ये बात खबर सही है, वो message was sent loud and clear. मैं कहता हूँ ट्रम्प should have gone into a state of shock कि यार ये तो उल्टा हो गया मामला सारा, मैंने लिंक कर दिया, प्री कंडीशन लगा दिया, ये तो पड़ गया मुझे, तो ट्रम्प एक्सपोज हो गया। भाई ट्राई टू अंडरस्टैंड। सर ट्रम्प तो मेरा ख्याल है बार बार एक्सपोज हुए जा रहे हैं जब से वॉर स्टार्ट हुई है। अब तो उनको कोई सीरियसली लेता ही नहीं है, मतलब जो उनकी बात है विच इज़ एक्चुअली वेरी यू नो इट्स वेरी अलार्मिंग। जिस तरह नेगोशिएशन सारी ये चल रही है, बिकॉज ही ब्लोज हॉट ही ब्लोज कोल्ड, दैट्स वेरी अनबिकमिंग ऑफ एन अमेरिकन प्रेसिडेंट जो एक सुपर पावर को लीड कर रहा है। तो वो तो समझ नहीं आ रही, बार बार एक्सपोज हो रहा है। डॉक्टर मुनावर साहब की तरफ चलती हूँ। डॉक्टर साहब, अब्राहम अकॉर्ड्स की जो है वो बात हो रही है, क्या आप समझते हैं, क्योंकि ट्रम्प को बड़ा क्रिटिसिज्म का जो है वो सामना है, अमेरिका के अंदर लोग बात कर रहे हैं कि भाई ये तो ओबामा को कहते थे कि उनकी जो डील है वो बहुत एक वीक डील है, तो ये तो उससे भी ज़्यादा कोई वीक डील जो है वो ऑफ़र कर रहे हैं। तो अब उनको जो अब्राहम अकॉर्ड की और जो डिक्टेशन सामने आई है कि जी सारे जो मुस्लिम ममालिक हैं जो भी उसमें शामिल कि जी सबको जो है वो कबूल करना पड़ेगा समेत पाकिस्तान के, लेकिन साथ कैविएट ये भी थी कि एक अद्दे को छोड़ के बाकी सबको जो है वो कबूल करना पड़ेगा। क्या ये he was testing waters या he actually expects this, या was it face saving कि जी ये ना कोई मुझे कहे कि जी मैंने जो है वो बड़ी एक वीक डील की, मैंने तो साथ ये भी कह दिया कि ये सब कुछ मशरूत है अब्राहम अकॉर्ड से। डॉक्टर मारिया, पहले तो बहुत शुक्रिया आपको, आपकी टीम को, एम्बेसडर इमरान को, ब्रिगेडियर फारूक को बहुत बहुत सलाम, आपके देखने वालों को बहुत सलाम। देखें 4 पॉइंट्स मैं आपके सामने रखूंगा। पहला तो एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू है कि दोनों ममालिक के दरमियान में स्ट्रक्चरल एनिमिटी मौजूद है, जिसमें बयानियाँ, जिसके अंदर फेथ, इदारे और नज़रिया ये मुखालिफ हैं, लिहाजा ये एनिमिटी रहेगी, जिसको ओबामा ने ब्रिज करने की कोशिश की और फिर ट्रम्प साहब आए उसको डीरेल कर दिया। दूसरा मेरा पॉइंट ये कि देखें स्ट्रक्चरल इंपीरियलिज्म मौजूद थी, उसको रीइंफोर्स करने के लिए आखिरी काविशें की जा रही हैं और इजराइल को भी इस सारे ज़मीन के अंदर अपनी सर्वाइवल के आखिरी चांसेस नजर आ रहे हैं। तो लिहाजा हत्तुल इम्कान वो कोशिश कर रहे हैं कि लबनान का फ्रंट हो, गजा का फ्रंट हो, और उन्हें मालूम है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प के बाद उन्हें ये मौका दोबारा मैसर नहीं होगा, तो वो जितना फ़ायदा उठाना चाहते हैं वो उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा ओमान के ऊपर देखें, ओमान का मसला ये है कि ओमान ने एक एग्जेक्टिव ऑर्डर पास किया है जिसके तहत वो तिजारत और साथ में जो अड्डे थे अमेरिका के उसके इस्तेमाल करने से उसने रोक दिया था। ईरान के साथ तिजारत और मईशत में ताउन के बढ़ावे का एग्रीमेंट उनका साइन हो गया है, जिसकी वजह से प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कदम उठाया बिकॉज अमेरिका की जो माशी पाबंदियां हैं वो इसमें ढीली पड़ जाती हैं। इजराइल का मामला यह है कि इजराइल में एक नया नैरेटिव अब बहुत जोर पकड़ रहा है कि ईरान को तो हम निमट लेंगे किसी न किसी तरह, लेकिन एक नया तूफान जो आ रहा है तुर्की की सूरत में और मिस्र की सूरत में, उसका क्या करें। और उस हवाले से भी जंग मुकम्मल तौर पे हमें जंग के लिए तैयारी करनी चाहिए। तो वो पूरा जोर लगा रहे हैं कि अगर कोई इस तरह का एग्रीमेंट होता है तो ये कंप्रीहेंसिव एग्रीमेंट हो, और वो भी कोशिश कर रहे हैं। मैं दोनों जो हमारे मेहमान हैं उनको दोनों के साथ एग्री करता हूं। दोनों ने एक ही क्वाइन के डिफरेंट फैसेट्स की बात की है। जहां तक आप ये डील को देखें तो मैं अब देख रहा था अमेरिका के सर्वेज, फॉक्स न्यूज के सर्वे के मुताबिक 61% लोग इस जंग के खिलाफ हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है 52% जो हैं इस जंग की हिमायत नहीं कर रहे। वॉशिंगटन पोस्ट कहता है और एबीसी के 65% को ट्रम्प साहब पे यकीन नहीं है। प्यू रिसर्च सबसे मोतबर रिसर्च है, उनका एक मैकेनिज्म भी और इदारा भी है, वो कहता है कि 2/3 अमेरिकन जो हैं वो ट्रम्प की पॉलिसीज पे उनको एतबार नहीं है। 61% कहते हैं जंग में शिकस्त हो या मुआहदा हो ईरान अपनी वेपनाइजेशन करके रहेगा। मशरिक वुस्ता में 50% समझते हैं कि इनसिक्योरिटी बढ़ी है। CNN कहता है कि ट्रंप पर एतमाद का जो फुकतान है वो 59% अमरीकी अवाम में है। मुझे बताएं कि इस सारी सूरत हाल में ये इब्राहिम अकॉर्ड पे कौन यकीन करेगा या कौन सपोर्ट देगा प्रेसिडेंट ट्रंप को। यही वजह है कि चाहे रिपब्लिकन पार्टी है या कांग्रेस है, उसमें आपने देखा कि सेनेट में वॉर रेजोल्यूशन पास हुई
4 रिपब्लिकन पार्टीज के मेंबर्स ने उस वॉर रेजोल्यूशन को सपोर्ट दी, 50 की आदाद से, और 47 की मुखालफत में वो पास हुई। तो मुझे लगता है कि एक तो दोनों ममालिक के दरमियान में ये डील किसी न किसी सूरत में मुस्तहकम है। आज मैं देख रहा था मोहम्मद बाकिर गालिबाफ का भी एक बड़ा अहम बयान आया, उन्होंने कहा जी मुआहिदों पे नहीं, हम मिसाइलों के जरिए से रियायतें लेते हैं, लेकिन साथ में उन्होंने एक अहम बात की, उन्होंने कहा कि हम पहल नहीं करेंगे कि जब पे दोबारा हम पे हमला नहीं हो जाता। और फिर खबर आपने उसके, अगर इस खबर के साथ इस डॉट को मिलाएं जिसका जिक्र आपने किया कि ट्रम्प साहब जो हैं वो ब्लॉकेट को खोलने की बात करें, तो चीजें बड़ी वाज़ेह हैं, लेकिन इजरायली फैक्टर जो है वो अपनी जगह मौजूद है। बिल्कुल ऐसे ही है। और मेरा ख्याल है हम जब बात करते हैं इसराइल की तो हम यही सब कहते हैं कि ये डील कभी भी उनको जो है वो काबिल कबूल नहीं होगी। दे विल एक्ट एज द स्पॉइलर। किस तरह करते हैं वो खैर अल्लाह खैर रखे, वो आने वाले दिनों में जो है वो ऑब्जर्व करना होगा। डॉक्टर इमरान साहब आपकी तरफ आती हूँ। आप इब्राहिम अकॉर्ड्स की जो ये शर्त थी, आप इसको किस तरह देखते हैं? मतलब एक ऐसे वक्त पे वेयर वर्ल्ड लीडर्स वर सरप्राइज के ये कहाँ से बीच में आ गया, मतलब इसको कैसे आपने मशरूत कर दिया? असल में वो वैसे ही अपनी जो बार्गेनिंग पोजीशन है उसको एक और राइट पे लेके जाना चाह रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि वो सीरियसली समझते हैं कि अब्राहम अकॉर्ड्स इस वक्त हो सकते हैं या कोई करने को तैयार होगा। दूसरी वो चीज़ अब्राहम अकॉर्ड्स का इसलिए भी जिक्र कर रहे हैं कि अब्राहम अकॉर्ड्स उनकी अपनी इख्तरा है, वो प्रेसिडेंट ओबामा उसका क्रेडिट नहीं ले सकते। अगर एक आधा मुल्क भी और कर लेगा तो वो ये दिखा सकेंगे कि ही हैज़ बीटन ओबामा टू हिज गेम। लेकिन कौन इस वक्त करेगा? जिस तरह डॉक्टर मुनव्वर कह रहे थे, ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे, इस वक्त किसी इवन मोनार्कीज में भी कौन सारे लोग तो खिलाफ हैं। अमेरिकन सर्विस का बड़ा जबरदस्त मुवाजना पेश किया, तो इसलिए आई थिंक इट्स जस्ट अ डेड थिंग। ये इस वक्त इस स्टेज पे अब्राहम अकॉर्ड्स कोई नहीं करने लगा। शायद कोई स्मॉलर जीसीसी कंट्री कर ले, सऊदी अरेबिया पाकिस्तान का तो कोई चांस नहीं। तो इसका मतलब कि इजराइल के जो एक्सपेंशनिस्ट एजेंडा है वो फिलहाल कहती हूँ मैं रद्दी की टोकरी में नजर आ रहा है फिलहाल। हाँ जी, लेकिन लेबनान पे तो कब्जा कर लिया ना इन्हीं दिनों के दरमियान। उन्होंने साउथ लेबनान पे कब्जा कर लिया। लेबनान में डिविजन्स का फायदा। एक और मैं आपको चीज बताना चाहता हूँ, थ्योरेटिकली तो मुझे कम पता है, लेकिन ये जो बयानिया है ना, ये जो नैरेटिव है कि हमने गाजा को इसलिए डिस्ट्रॉय किया कि उधर हमास थी, और हमने हिजबुल्ला को डिस्ट्रॉय करने के लिए हमने लेबनान में जुल्म के पहाड़ खड़े कर दिए, तो फिर इस लिहाज से तो कहीं से कोई चीज है पूरा मुल्क तबाह कर दें, then you should nuke them। डॉक्टर साहब आई एम सॉरी, आई एम इंटरजेक्टिंग, लेकिन इसका मतलब कि आपको याद है कि जब ये पीस डील जो ये टेम्पररी सीज फायर जो है ये अनाउंस हुआ था, तो साथ इस पे ये भी कहा गया था कि दिस इंक्लूड्स लबनान एज वेल। ये उस वक्त भी बात की गई थी, और उस पर काफ़ी ज़्यादा ये कि नहीं जी ये नहीं हुआ, हमारी तरफ से पाकिस्तान की तरफ से कैटेगोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू आया था कि जी वो इंक्लूडेड है इसमें। सो आपका ख्याल है सामने तो ऑन द फेस ऑफ इट लुक्स लाइक कि ट्रम्प साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं, नेतन्याहू को ये कह रहे हैं कि जी इंफ्रास्ट्रक्चर को मत डिस्ट्रॉय करो, लेकिन अगले ही दिन नेतन्याहू जो है वो एक ट्वीट करता है जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो रहा है और बड़ा उसका क्रेडिट लेता है, बड़ा जो है वो उसको अपने लिए एक जीत का जो है वो पेश करता है, जीत के तौर पर पेश करता है। डू यू थिंक कि ये जो सिचुएशन लबनान में आ चुकी है ये रिवर्स नहीं होगी, इससे ये आगे ही बढ़ेंगे इवन इन द बैकड्रॉप ऑफ ऑल ऑफ दिस? जी, जब तक इजराइल में कोई बड़ा स्ट्रांग रिवर्सल नहीं होता वो ये रिवर्स नहीं होगा। और अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि अब तो तुर्की, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के अलायंस को वो फ्रेम कर रहे हैं नेक्स्ट थ्रेट के लिए, तो वी बेटर बी रेडी। उनका तो सिक्योरिटी डिलेमा कभी खत्म ही नहीं होगा उस स्टेट को सरवाइव करने के लिए। और अभी एक दो बड़ी इंपॉर्टेंट किताबें आई हैं जो ब्रिटेन के अंदर टोटल कंट्रोल जूइश लॉबी का लफ्ज क्या, जूइश इंटरेस्ट का है। I mean, every party in Britain also is governed by or influenced by Jews. तो इन लोगों का स्ट्रॉन्ग होल्ड बहुत है। अब ये अगर खुद ना भी करें ना, वो अमेरिकन लेजिस्लेटर्स और ओपिनियन मेकर्स के जरिए करा लेंगे। ठीक ठीक।
अच्छा, ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ आते हूँ। ये आप अभी जो हम बात ये बार बार कर रहे थे, अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की भी जो है वो बात हो रही है, इस पे भी अभी ये तो कहा जा रहा है कि ब्लॉकेड अगर अमेरिका हटाता है तो ईरान भी रेसिप्रोकेट करेगा और वो फिर किसी पॉजिटिव चीज़ की तरफ जो है वो जाएंगे। हैविंग सेड दैट, एक चीज़ मेरा ख्याल है ईरान ने बहुत वाज़े तौर पे जो है वो समझ ली है, वो ये है कि न्यूक्लियर से भी ज़्यादा उनके पास जो लेवरेज है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है। एंड गो के वो ये कह रहे हैं कि जी हमने ये सोच हमने ठीक है, हम वी अग्रीड कि हम टोल नहीं चार्ज करेंगे, बट देन अगेन देर ऑल्सो सेइंग कि टोल नहीं चार्ज करेंगे लेकिन हम एनवायरमेंटल चार्जेस लेंगे, हम नेविगेशन फी लेंगे। सो एक तरह से कान को यहाँ से पकड़ें या वहाँ से पकड़ें, वो उसके ऊपर जो है वो स्टेड फास्ट हैं। आपको क्या लगता है कि विल दे बी एबल टू एक्सर्ट समथिंग फॉर देमसेल्व्स इसमें से, क्योंकि उनका नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है जिस तरह वो ये कह रहे हैं, और कह रहे हैं हमें रीबिल्डिंग के लिए जो है इस फी की या ये जो चार्जेस हैं इनकी ज़रूरत है, वी हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन। देखिए, आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बात की, 2 दिन पहले क्या ऐलान हुआ था कि जी प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा कि हम ऑपरेशन फ्रीडम जो है उसको दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। ऑपरेशन फ्रीडम क्या था कि जी हम इन तमाम जो वेसल्स हैं हॉर्मुज़ में हम उनको स्कोर करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो ईरान ने कहा जी सवाल ही नहीं पैदा होता है, हमारा पूरा कंट्रोल है, हमारा राइट है, हमारी सॉवरेनिटी है, तो इस पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज हो नहीं सकता। और टोल का वो आपकी बात सही है, वो कह रहे हैं कि जी अगर जो वॉर हमें जो कंपनसेशन और डैमेजेस जो मिलने सारे, तो वो ये टोल किससे हम लेंगे। ईरान का जो हाई लेवल डेलीगेशन है वो क्यों गया था कतर आज से 2 दिन पहले, क्योंकि वो रिपोर्टेडली उनका कोई तकरीबन 24 या 24 बिलियन जी वो ईरान अपना कतर के अंदर के बैंक्स में वो फ्रीज पड़ा हुआ है। तो उसकी नेगोशिएशन थी कि कम से कम 50% हमें मिल जाए ताकि फिर आगे चले, लेकिन उस पर कोई ऐसा रिजल्ट जो है वो सामने नहीं आया। तो मैं ये समझता हूँ बिल्कुल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक लिवरेज है अपना ईरान के पास, बिकॉज उनको मालूम है कि इससे अमेरिका भी इफेक्टेड होता है, इनडायरेक्टली यूरोप इफेक्ट होता है, और उसके बाद जो एक्सपोर्ट्स हैं ये गल्फ कंट्रीज की काफी ममालिक की वो सारी जो है वो डिपेंडेंट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे। लेकिन एक चीज मैं आपको आपकी नॉलेज में लाना चाह रहा हूँ, देखें बोर्ड ऑफ पीस अभी क्या हुआ। जब बोर्ड ऑफ पीस लास्ट ईयर हुआ था तो ट्रंप ने ये कहा था कि उसकी जो फंडिंग होगी अबाउट $17 बिलियन वर्थ द अमाउंट, वो ये अरब कंट्रीज जो है वो फंड करेंगी ताकि उससे आगे फिर गजा की डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, रिकवरी, रिहेबिलिटेशन वगैरह वगैरह, रिकंस्ट्रक्शन। अब आप क्या खबर आ रही है, $1 तक उस बोर्ड ऑफ पीस के अकाउंट में नहीं डाला गया। मतलब ये है कि ट्रंप को मैसेज दिया जा रहा है कि भाई ये जो आपके मामला है ना, चाहे अब्राहम अकॉर्ड हो, उस पर तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सुनने में आ रहा है कि शायद कतर जो है दे माइट एग्री कि इन हालात में ग्राउंड रियलिटीज को फेस करते हुए वो शायद कर जाए, लेकिन जाहिर बात है बाकी ममालिक इंक्लूडिंग पाकिस्तान तो नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब है कि ट्रंप को मैसेज लाउड एंड क्लियर मिल रहा है कि भाई आप जरा थोड़ा सा जरा हौसला रखें, और ये ज्यादा अगर आप छलांगे मारेंगे तो उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा, बिकॉज उससे आपका नुकसान होगा। ये लिंक करना ईरान यूएस पीस एग्रीमेंट को अब्राहम अकॉर्ड्स के साथ, मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ी ब्लंडर है जो कि ट्रंप ने किया। मैं हैरान हूँ कि उसके जो व्हाइट हाउस के एडवाइजर हैं उन्होंने कैसे इसको इस चीज पे गाइड कर दिया। इसराइल सर आपको लगता है किसी की गाइडेंस सुनते हैं? वैसे मुझे तो लगता है जिस तरह वो जाते हैं ना, कोई बिल्डिंग खरीदने जा रहे हैं या कोई कपड़ा खरीदने जा रहे हैं, उस तरह नेगोशिएशंस होती हैं। देखिए जी, वैसे तो उसने कहा है ट्रंप ने कि मैं तो इसराइलीज की बात नहीं सुनता हूँ, इसराइलीज वही करेंगे जो मैं कहता हूँ, लेकिन बिल्कुल हम इसको मानने को तैयार नहीं है। और एक और फैक्टर जो है आपने जिक्र किया, मैं अभी इंतजार कर रहा हूँ कि उसका नतीजा क्या निकलेगा। अब देखते हैं कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, वो क्या पोस्ट लगाते हैं, कोई ट्वीट करते हैं या नहीं, या कोई बताते हैं। देखें वो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रूबियो को जो मिलने गए हैं न्यूयॉर्क से स्पेशली वॉशिंगटन, और वो भी वेरी इंटरेस्टिंग, एंड आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड। ही इज गॉन बाय ट्रेन फ्रॉम न्यूयॉर्क टू वॉशिंगटन। आई हैव नेवर सीन any top Pakistani leader in the last many years to travel by train, लेकिन भारत, that's a good example.
तो वो आपके साथ में सिर्फ ईरान यूएस पीस एग्रीमेंट पे गए भाई, उनको जो स्टेट ऑफ शॉक में है व्हाइट हाउस के अब्राहम अकॉर्ड्स पे, ये क्या हो गया, सऊदी अरेबिया ने कह दिया पाकिस्तान में ऑलरेडी एक स्टेटेड पोजीशन है, और ख्वाजा असद साहब की जो पोस्ट है उसने काफी हंगामा किया, गो के कंट्रोवर्सी उस पर जनरेट हो गई कि ये पुरानी पोस्ट थी, लेकिन हमारे फॉरेन ऑफिस की जो है, ठीक है, वो भी चंद कुछ थोड़ा पहले की उनकी ब्रीफिंग थी, हमारी पोजीशन वेरी क्लियर कि अल-कुद्स एट द कैपिटल प्री 1967 के आपने वो पैलेस्टीन टेरिटरी होगी, पैलेस्टीनियन स्टेट हो, बड़ा क्लियर है। अब तो लोग इंटरनेशनल मीडिया में पाकिस्तान के पासपोर्ट को कोट कर रहे हैं, उसका वो पेज निकाल के, ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट इजराइल। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि भाई बहुत डायनामिक्स है, मामला बहुत सेंसिटिव है, ये नहीं हो सकता कि एक अमेरिकन प्रेसिडेंट आए, वो आपको धमकाए, मुझे धमकाए, ठीक है ना जी, कल को अगर वो कह दे क्या गुस्से में आके आई ब्लो अप पाकिस्तान, मैं बात करता हूँ, ठीक है ना, तो आप मुझे बताएं कितना रिएक्शन आया पाकिस्तान के अवाम का, कितना रिएक्शन आया। मेरा दिल खुश हुआ जब सेनेटर ग्राहम लिंडसे ने वो पोस्ट लगाई एक्स के ऊपर अबाउट पाकिस्तान और एंड द अब्राहम अकॉर्ड, लोगों ने ठीक ठाक उसकी क्लास ली है सेनेटर लिंडसे को। मैंने तो उसको ये कह दिया, हमने तो आपको हिलाल कायद-ए-आज़म का सिविल अवार्ड भी दिया हुआ है, और आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग एंटी पाकिस्तान रिटोरिक है। चले सर, पता नहीं वो दैट डिस्कशन फॉर अनदर डे जिन्होंने दिया था उसको छोड़ देते हैं। डॉक्टर मुनावर साहब की तरफ चलती। डॉक्टर साहब, जो अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बात हो रही है, डायरेक्ट टोल नहीं होगा, नेविगेशन जो है वो चार्जेस होंगे या एनवायरमेंटल चार्जेस होंगे, उसके साथ साथ CNN जो है वो ये भी रिपोर्ट कर रहा है कि एक इन्वेस्टमेंट फंड जो है वो बनाया जा सकता है रिकंस्ट्रक्शन के लिए, जो ईरान में जो रिकंस्ट्रक्शन है वहाँ पे जो तबाहकारी हुई है, और उसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स भी इन्वेस्ट जो हैं वो किए जा सकते हैं, लेकिन वो पैसे जो हैं वो अमेरिका उनमें ₹1 नहीं देगा, और वो पैसे सारे जो हैं वो गल्फ नेशन से जो हैं वो लिए जाएंगे। तो क्या ये एक मुतबादल के तौर पे जो है वो प्रेजेंट किया जा रहा है अमेरिका की जानिब से कि जी हम आपको ये देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप स्ट्रेट को जो है लेट इट बी एज इट वाज प्री फेब 28, और क्या ईरान उस पर अपनी लेवरेज जाने देगा? डॉक्टर साहिबा, मेरा ख्याल है कि एग्रीमेंट हो चुका है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है, अबनाए हॉर्मुज़ पे ईरान का कंट्रोल रहेगा, टोल वसूल नहीं करेंगे, लेकिन उनके कायम करदा एक मैकेनिज्म के जरिए से वहाँ से वेसल्स का गुजर होगा, और ईरान ने ये उस गारंटी के तौर पे लिया है कि दोबारा आप हम पे जंग मुसल्लत नहीं करेंगे, बिकॉज इससे पहले जितनी भी गारंटीज मिल चुकी हैं JCPOA के तहत वो नाकारा साबित हुई हैं। दूसरी बात मैं ये भी करूंगा कि ये भी एग्री हो चुका है कि तकरीबन $30 बिलियन जो है अमेरिका रिकंस्ट्रक्शन के मद में देगा। अब वो देगा या GCC ममालिक से लेकर देगा, जी, वो कब देते हैं? जी, ईरान का हेडेक तो नहीं है, वो तो अमेरिकन से लेगा। अगर अमेरिका की ईमा पे GCC ममालिक भर के देते हैं तो ये फिर उनका मसला है, लेकिन ईरान की ये डिमांड थी जो कि फुलफिल हुई है। तीसरी बात मैं ये कहूंगा कि देखें, लेबनान के हवाले से मैं हमेशा ये कहता हूं कि जो इस वक्त लेबनान पे हमले हो रहे हैं, साउथ लेबनान में, जिस तरह एम्बेसडर इमरान ने जिक्र फरमाया, लेबनान की तारीख में हमेशा लेबनान पे कब्जा रहा है 80 की दहाई में, बिकॉज बैरूत हाई राइज बिल्डिंग था, दुनिया का चौथी बड़ी डेस्टिनेशन थी, उसको मस्मार करने का इरादा था। उस वक्त हिजबुल्लाह का वजूद नहीं था, लेकिन उसके बावजूद लेबनान को उन्होंने मलियामेट किया। ये तो वजूद में आई और इन्होंने 2000 में आजादी दिलवाई। उसके बाद 2006 पे हमला हुआ इसी साउथ लेबनान में, 2015 में हमला हुआ, लेकिन इजराइल उसके बाद अपनी मुस्तकिल वहां पे कयाम नहीं कर पाया। उसका रहना मुश्किल है। आज भी रोज कैजुअलिटीज उठा रहे हैं वो, जो रोज रिपोर्ट्स आ रही हैं। इसके साथ मैं ये भी कहूंगा कि ये जो ईरान और अमेरिका की जो ताल्लुकात हैं और इसमें जो मुख्तलिफ बयान हैं जिसकी तरफ ब्रिगेडियर साहब इशारा दे रहे थे, मैं समझता हूं कि जो अंदर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है ना, उसका प्रेशर बढ़ा है दोनों ममालिक के अंदर। तो बाज़ औक़ात जो बयानात हैं उनको एड्रेस करने के लिए भी दिए जाते हैं, और वो ये समझते हैं कि जो माइंडसेट बनाया गया है एक दूसरे के खिलाफ, बिकॉज मैंने कहा ना एक स्ट्रक्चरल एनिमिटी है, तो उस पे जो बयानिया मुरतब किया गया है, माइंडसेट बनाया गया है, उसको फौरन जो है वो दुरुस्त नहीं किया जा सकता। और फिर अमेरिका की मद में तो मैं कहूंगा इजरायली लॉबी बहुत एक्टिव है, जिस तरह एम्बेसडर इमरान ने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आउट किया कि खुद यूनाइटेड किंगडम के अंदर जिस तरह से इजरायली लॉबी बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आती है। मुझे याद आते हैं डॉक्टर रईस अहमद खान मेरे उस्ताद थे, और उन्होंने एक दफा कहा था कि हमें सबक सीखना चाहिए इजरायलियों से। द मोस्ट हेटेड कम्युनिटी थी दुनिया के अंदर, गेटोज में रहते थे,
کس طرح انہوں نے امریکن اکانومی, امریکن ایجوکیشن اور امریکن میڈیا اینڈ ایون پالیٹکس پہ اپنا قبضہ جما لیا ہے. تو دنیا کی اس وقت طاقتور ترین کمیونٹی بن گئی ہے. گو کہ جو ان کی پالیسیز ہیں آخر ان کو فنا کی طرف لے جا رہی ہیں, میرا یہ سمجھنا ہے. اچھا, اسحاق ڈار صاحب اور مارکو روبیو کی جو ملاقات ہے, اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں ممالک کے درمیان میں تاریخی تعلقات ہیں اور سیکیورٹی ریلیشن شپ بڑے اسٹرانگ رہے ہیں. اور اس میں جو سب سے اہم چیز ہے میرا خیال ہے کہ انڈیا پاکستان کے درمیان میں ایک میکنزم کی بات ہوگی, بیکاز ٹرمپ صاحب کا یہ خیال ہے کہ میکنزم نہ ہونے کی وجہ سے اگر جو کرائسس بنتا ہے وہ نیوکلر وار میں تبدیل ہونے کا اس کا خدشہ ہے. تو وہ چاہتے ہیں کہ ایک میکنزم ہو ہاٹ لائن ٹائپ جہاں پہ یہ دونوں معاملات کو ٹیکل کرے. اس میں انفیکٹ مڈل ایسٹ کی سچویشن بھی ڈسکس ہوگی, لیکن جس طرح بریگیڈیئر صاحب نے فرمایا کہ یہ جو ابراہم اکارڈ ہے یہ انہوں نے شوشہ چھوڑ دیا بیکاز وائٹ ہاؤس کے اندر 30 گولیاں چلی تھی, ان کو بڑا زبردست قسم کا پیغام آ گیا ہے اس تناظر میں. ادروائز ابراہم اکارڈ کا کوئی مستقبل نہیں دیکھ رہا. اچھا ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر عمران صاحب, آپ اس پہ جو آپ کی کیا ریڈنگ ہے اس پہ جو اسٹریٹس والا معاملہ ہے اس پہ آپ کی کیا ریڈنگ ہے, اور ساتھ ہی ساتھ جو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ اسٹریٹ کھلے گی پری یہ وار کنڈیشن پہ 28 فیب کی, تو ساتھ ہی ساتھ جو گارنٹیز ہیں وہ چائنا سے بھی جو ہیں وہ مانگی جا رہی ہیں. چائنا کو ایران ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ ایز اے گارنٹور جو ہے وہ سامنے آئے, بیکاز اگین یو نو ایز ویو سین ٹرمپ بلوز ہاٹ ہی بلوز کولڈ, اس کی بات پہ کسی کو یقین نہیں ہے. اصل میں ڈاکٹر صاحب اگر اف اٹ گوز رانگ تو ایران کے پاس جیوگرافیکل پروکسیمیٹی ہے اسٹریٹس آف ہارموز کو دوبارہ بند کرنے کی. چین فارمل گارنٹیز ابھی تک تو نہیں سامنے آیا, اگر آگے جا کے آ جائے تو پھر ٹھیک ہے. اور میرا خیال ہے کہ اسٹریٹس آف ہارموز کھولنے پہ جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں, بریگیڈیئر صاحب بھی, اس پہ اگریمنٹ ہو چکی ہے. یہ اگریمنٹ از سائنڈ. یہ اب وی آر سینگ کہ اس کے جو پریلیمز ہیں وہ جو ابھی آپ نے خبر میں نے ابھی آپ نے فرمایا جس طرح کہ وہ بلاکیٹ ہٹائیں گے اور وہ کھولے گا. آئی تھنک ایران مان چکا ہے, لیکن ایران وہ ڈکلیئر نہیں کرنا چاہتا نیچرلی اپنے آڈینس کے لیے, ڈومیسٹک آڈینس کی وجہ سے. اسٹریٹس آف ہارموز کھل جائے گی لیکن اس پہ نامنل کنٹرول وہ رکھیں گے ان دا سینس کہ جو انہوں نے ایک اتھارٹی بنائی ہے. اور عمان کو جو کل کی دھمکی آلدو وہ رن آف دا مومنٹ میں دی تھی, وہ بھی اس لیے دی تھی کہ امریکہ کو پتہ چلا ہوگا کہ عمان بھی لٹرل سٹیٹس کے رائٹ والی بات پہ ایران کا ساتھ دے رہا ہے. اور عمان کی ویسے بھی بہت ملٹی فیسڈڈ فارن پالیسی ہے. چھوٹا ملک ہونے کے ناطے جتنی ڈگنیٹی کے ساتھ عمان رہتا ہے تو بڑا سبق ہے دنیا کے لیے. اس لیے ایک جملہ ان کی طرف سے آ گیا, امریکہ عمان کو ناراض نہیں کر سکتا. اچھا بریگیڈیئر صاحب, ایک تو جو بھی یہ بات ایک آبویسلی یہ کوئی اس پہ آفیشلی کوئی چیز نہیں آئی ہے کہ چائنا کا جب ذکر ہو رہا ہے تو یہ العربیہ جو ہے اس نے رپورٹ کیا ہے, ان کے مطابق ایران جو ہے وہ ریڈی ہے اپنا جو نیوکلیئر اسٹاک پائل ہے وہ چائنا کو دینے کے لیے, پرووائڈیڈ they do not hand it over to the United States. لیکن چائنا ساتھ ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو توسیع, اس پورے پروسیس کو توسیع یا اس کو جو ایک سٹیمپ ہے وہ یونائٹڈ نیشنز کی گارنٹی کی ہونی چاہیے. اگین دس از بینگ رپورٹڈ, اس پہ کوئی آفیشلی جو ہے وہ کہیں سے آیا نہیں ہے. آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی, ایرانی لیڈرشپ نے کافی عرصے سے اور 2-3 دن پہلے بھی, انفیکٹ یسٹرڈے بھی ان کا وہ رپورٹ ہوا تھا کہ ٹاپ لیڈرز کا, انہوں نے کہا وی ڈونٹ ٹرسٹ ٹرمپ, ہم اس کو, ہمارا اس میں ٹرسٹ نہیں, اعتماد ہی نہیں ہم اس کو کرتے ہیں, بیکاز وہ ان کے بیانات میں کنٹینیوٹی نہیں ہے, ان کے بیانات میں ربط نہیں ہے. تو ایک تو وہ بالکل ایک لیک آف کس کو کہتے ہیں میوچل کانفیڈنس اور وہ تمام چیزیں. بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ چائنا نے بڑی ٹھیک بات کی ہے, اور ایسے نہیں کی ہے بیکاز چائنا بات کرتا ہے انٹرنیشنل ورلڈ آرڈر, انٹرنیشنل رول آف لا, ٹھیک ہے نا, کہ سب یونائٹڈ نیشنز کی ساری اتھارٹی ہونی چاہیے ہر کانفلکٹ میں, ہر معاملات میں. بٹ معذرت کے ساتھ بریگیڈیئر صاحب, یہ وہی یونائٹڈ نیشنز ہے جس کو ٹرمپ کسی خاطر میں نہیں لاتے, وہ کہتے ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بالکل آپ کی بات صحیح ہے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اصولاً ہونا یہ چاہیے کہ انڈر دی یونائٹڈ نیشنز یہ پیس اگریمنٹ ہو, اینڈ دی فائنل گارنٹی شوڈ بی یونائٹڈ نیشن, تاکہ اگر کل ٹرمپ کو بیک آؤٹ کرتا ہے
इसराइल बैकआउट करता है और फिर ये गड़बड़ करते हैं एंड दे गो अगेंस्ट एग्रीमेंट, तो उसके बाद भाई कौन सी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म होगा जो कि उनको अकाउंटेबल करेगी? वो अलग बात है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने नेतन्याहू के लगाए हुए और उसके बाकी लोगों के जर्नलों के ये वॉर क्रिमिनल्स के उनके ऑर्डर आउट किए हुए, लेकिन कोई मानता नहीं है कि हाँ यस यूरोप के 3-4 मुल्क हैं, उन्होंने कहा ये हमारे मुल्क में आएंगे तो हम इनको अरेस्ट करेंगे बिकॉज दे वॉर क्रिमिनल। सर ये तो मैं जो आप बात कर रहे हैं उसी में मेरे सवाल भी जो है वो था कि इस गारंटी का मतलब ठीक है चाइना बेशक मांग रहा है कि वो एक यूएन की जो है वो गारंटी कोई स्टैंप होनी चाहिए, लेकिन एक ऐसी दुनिया में और एक ऐसे प्रेसिडेंट के सामने जिसके सामने कोई वक़्त ही नहीं है यूनाइटेड नेशंस की, और हम देख चुके हैं आई एम सॉरी बट जितना अभी बात हो रही थी कि ट्रंप एक्सपोज हुए हैं, आपने कहा गालिबन जितना यूनाइटेड नेशंस भी एक्सपोज हुआ है पिछले को 3-4 सालों में, मेरा ख्याल है दैट इज जस्ट उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है हमें हिस्ट्री में। तो ये कितनी जो है हाँ जी नहीं देखिए वो तो बात सही है, गला के ऊपर जो है कई यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली की रेजोल्यूशन थी वगैरह वगैरह, लेकिन वो कोई इंप्लीमेंट नहीं किया। तो माइट इज राइट वाला जो मामला है, तो ये माइट इज राइट को जो है हमने रिवर्स करना है, और इसमें इस वक्त एक ही सुपर पावर है जो अमेरिका के साथ इस किस्म का मथा लगा सकती है, वो चाइनीज है। ठीक है ना जी। वैसे तो अब लोग ईरान को भी कहते हैं कि एक मिनी सुपर पावर है, कि उन्होंने एक सुपर पावर को एक्चुअल सुपर पावर को जो है इतना उन्होंने रगड़ा दिया है। तो लेकिन चाइनीज अभी ट्रंप वहां पे गया है और आपने देखा है कि ट्रंप के चाइना के विजिट के बाद कुछ थोड़ा सा, मैं ये नहीं कहता हूँ कोई ठहराव आया, लेकिन लगता है कुछ चाइनीज ने अपने खास तरीके से पीस एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल ऑर्डर और इस किस्म की बातें की हैं, उसको बताने के लिए उन्होंने कहा कि हम इकट्ठे मिलके वर्ल्ड ऑर्डर को जो है वो कायम रखें और ग्लोबल पीस के लिए इकट्ठे होकर काम करें। तो ये बिल्कुल, बाकी मैं कहता हूँ मुसलमान ममालिक को भी ये कहना चाहिए, अभी तक कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं आई है किसी मुसलमान मुल्क से कि जनाब ये पीस अकॉर्ड जो है इसको यूनाइटेड नेशन जो है वो गारंटी करे, वो इसको स्टैंप लगाए ऑफ गारंटी कि जनाब ये, ताकि कल को अगर यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्स की जानी होती है, कुछ होना होता है, तो यूनाइटेड नेशन जो है हरकत में आना चाहिए, बिल्कुल इट शुड बी डन। तो ये रशिया को भी, रशिया जो आप देखें उनका लगता है रोल ही कोई नहीं, वो ऐसा यूक्रेन में फंस गए, ऐसा बुरी तरह फंस गए कि अब क्या हम देख रहे, कभी सोच सकते थे मॉस्को में स्वॉर्म्स ऑफ ड्रोन्स आके अटैक कर रहे हैं मॉस्को के अंदर, यार कमाल हो गया, कैसी सुपर पावर है उनका। अपना कैपिटल जो है इट इज अटैक्ड बाय अ स्मॉल कंट्री लाइक यूक्रेन। ठीक है, उनको नेटो की सपोर्ट है, अमेरिकन सपोर्ट है। सही। चले डॉक्टर मुनव्वर साहब, ये जो बात हो रही है कि चाइना की तरफ, चाइना को हवाले कर सकते हैं स्टॉक पाइल की जो बात हो रही है, और साथ चाइना का ये अगेन एट द एक्सपेंसिव रेपुटेशन, ये कोई ऑफिशियली कहीं से नहीं आया, ये जो रिपोर्ट हो रहा है डिफरेंट अखबारात में उसमें ही कहा जा रहा है कि चाइना इज आस्किंग कि यूएन जो है इसको किसी तरह जो है वो कोई तौसीह दे, इस पर कोई स्टैंप लगाए। कितना इसको ये इकदाम, एक तो ये कि कितना जो है वो आप समझते हैं एक अकाउंटेबिलिटी के लिए जो है वो कार फरमा हो सकता है, एक अकाउंटेबिलिटी के लिए अगर अमेरिका इससे जो है वो बैक ट्रैक करता है, कितना जो है वो फ़ायदेमंद हो सकता है, कंसिडरिंग कि उन यूएन की कोई हैसियत ही नहीं है प्रेसिडेंट ट्रंप के सामने। देखिए डॉक्टर मारिया, यूएन की जब तक हैसियत नहीं रहेगी, जब तक उसका सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली रिफॉर्म नहीं होगा, जब तक ये वीटो सिस्टम खत्म नहीं होगा और 2/3 मेजॉरिटी का प्रिंसिपल अडॉप्ट नहीं किया जाएगा, यूएन से तवक्का न रखें। अभी लेबनान के केस में उनकी बड़ी क्रिमिनल साइलेंस है हमारे सामने, और ये जो फलस्तीन की गजा की हालत, बिल्कुल एग्जैक्टली देखिए ना, जो अपनी रेजोल्यूशन को इम्प्लीमेंट न कर पाए तो उससे आप क्या तवक्का रख सकते हैं। इसमें कसूर में ग्लोबल साउथ के ममालिक का भी समझता हूँ, बिकॉज रिसोर्सेज ग्लोबल नार्थ देता है तो वो अपनी करारदादों पे अमल दरामद करवा लेता है, चूंकि हम रिसोर्सेज नहीं देते तो फिर इनफैक्ट हमारी तरफ की जो करारदादें हैं वो जूं की तूं रहती है, सवाए ईस्ट तैमूर का मामला हो, साउथ सूडान का हो, तो उस पर फिर मगरिब का एक मफाद है तो वो इम्प्लीमेंट हो जाती है। दूसरी बात ये कि चाइना वाला जो मामला है, अरबिया का जिक्र हुआ यहाँ पे, अभी मैं देख रहा था प्रेसिडेंट ट्रंप की ट्वीट आई है, वो कहते हैं कि हमारी निगरानी में यूरेनियम निकाला जाएगा जिसे हमने 11 माह पहले बम्बार्डमेंट करके डस्ट में तब्दील कर दिया था, और IAEA की निगरानी के अंदर उसे दोबारा तबाह कर दिया जाएगा। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि प्रेसिडेंट ट्रंप अगर इस तरह का बयान दे रहे हैं क्या वो इजरायली लॉबी को सेटिस्फाई करना चाहते हैं?
البتہ چائنا کا اپنا اثر و رسوخ ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ جس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ واپس آئے چائنا سے تو اس میں دو چیزیں بڑی اہم ہوئی. ایک تو یہ جو بائی پولر ورلڈ کا کانسیپٹ تھا اسے بھی چائنا نے ریجیکٹ کیا، G2 کا کانسیپٹ تھا اسے بھی ریجیکٹ کیا. انہوں نے ایک اسٹرکچرل ایگریمنٹ کا نام دیا کہ دونوں طاقتیں مختلف نظاموں کے ساتھ رہ سکتی ہیں اس دنیا میں اور ون ون سچویشن ہو سکتی ہے. اس کے بعد چائنیز نے ایران کے موقف کے اوپر بھی کہتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو قائل کیا، اور اس کے بعد ہی یہ تبدیلی دیکھی گئی جہاں پہ یہ میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ جو ہے اس پہ ایک قسم کا ایگریمنٹ دیکھا گیا دونوں جانب سے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو ابھی کی ٹویٹ آئی ہے اس میں کیا چائنا کا کردار مؤثر ہو پائے گا، اور ہو پائے گا تو کس طرح ہو پائے گا، یہ بنیادی سوالات ہیں. بظاہر ان کی ٹویٹ سے لگتا ہے کہ وہ اس پہ بضد ہیں کہ وہ خود بھی موجود ہوں گے، IAEA بھی موجود ہوگی، اور غالباً یہ اسرائیلی ڈیمانڈ ہوگی، بیکاز اسرائیل تو ایران کے جو میزائل جو کیپیبلٹی ہے اس پہ بھی سوال اٹھا رہا ہے، لیکن اس پہ امریکہ خاموش ہو گیا ہے، اور اسرائیل کو کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کرنے کے لیے یورینیم والا معاملہ کریں گے. یورینیم پہ ایک بات میں ضرور کہوں، ایرانیوں کو اس سے کبھی مسئلہ نہیں رہا. عمان کی جو سپرویژن میں ہو رہی تھی بات چیت اس میں بھی 27 فیب کو ایرانیوں نے آفر دے دی تھی کہ وہ یورینیم ہینڈ اوور کرنے کے لیے تیار ہیں. پہلے بھی رشیا کی طرف جو ہے وہ جا چکا ہے، پہلے بھی جب یہ JCPOA کی بات ہوتی ہے 80 ٹن جی 80 ٹن پہلے بھی جا چکا ہے. اور دیکھیں نا انہوں نے تو IAEA کو اجازت دی ہوئی تھی کہ وہ آ کے انسپیکشن کریں، لیکن جب ان کے تقریباً 90 سے پلس ان کے سائنٹسٹ کو مار دیا گیا اور اس کی جاسوسی کر کے اس کی ساری تفصیلات اسرائیل تک پہنچی، اس کے بعد ایرانی جو ہے وہ مختلف نظر آئے. ایک بات میں ضرور کہوں گا، امریکہ کے بیانات میں آپ کو بہت زیادہ فلکچویشن نظر آتی ہے، ایرانیوں کے بیانات میں مجھے ڈاکٹر بڑا آپ نے اچھا لفظ یوز کیا ہے، فلکچویشن نظر آتی ہے. یہ مطلب یہ ایک بڑا ڈپلومیٹکلی کریکٹ ورڈ ہے. فلکچویشن سے مجھے تو لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا مطلب ایک US پریزیڈنٹ سے کبھی ہم نے اس طرح توقع ہی نہیں کی تھی کہ اس طرح جو ہے وہ پل میں تولا پل میں ماشا والے بیان آئیں گے. جی ہاں میں یہی کہہ رہا ہوں، لیکن ایرانیوں سے اب تک یہ فلکچویشن ہمیں نظر نہیں آ رہی. ایک کنسسٹنسی ہے ان کے بیہیویئر کے اندر، غالباً یہ ان کے نظریے کا کمال ہے. اچھا ڈاکٹر عمران صاحب، ایک تو یہ جو تباہ شدہ یورینیم کو دوبارہ تباہ کرنے کی بات کر رہے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب اور امریکن جو بات کر رہے ہیں، یہ آپ کو لگتا ہے کہ دس کین بیکم دا بون آف کنٹینشن فار ایران کہ جی یہ مطلب ٹوٹلی جو ہے اس کو ختم کر دیں؟ ڈاؤن بلینڈ کرنے کی بات تو آ رہی تھی لیکن ٹوٹلی ختم کر دیں، امریکہ بھی کھڑا ہوگا وہاں پہ، سارے مطلب ایک عجیب سی سچویشن کوئی لگ رہی ہے. ڈاکٹر صاحب اگر ایسی کوئی صورتحال ہوئی جس میں ایران کی ڈگنیٹی کو نقصان پہنچا، ان کے سپریم لیڈر نے کہا بھی ہے کہ جس طرح کھڑے ہو کے تماشا بنانے کی کوشش کیا، باقی وہ ایران نہیں مانے گا پھر. لیکن اگر کوئی ڈیسنٹ وے آؤٹ ہوا، اور آئی ایم شیور یہ پارٹ 2 جو سو کالڈ اسلام آباد راؤنڈ دوسرا ہونا تھا اس میں یہ ڈسکس ہونا تھا. یہ اس پہ بھی صرف جنرل پرنسپلز ہیں اس ایگریمنٹ کے اندر، اس کی ڈیٹیلز still have to be worked out. ڈاکٹر صاحب معذرت کا جس طرح یہ ٹرمپ صاحب جو انہوں نے ٹویٹ کی ہے اس سے تو مجھے بالکل جو میرے دماغ میں امیج آ رہا ہے نا، وہ جس طرح ہمارے یہاں پہ ڈرگز نہیں کانفیسکیٹ کرتے اور سب کھڑے ہوتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ جلا رہے ہوتے ہیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب تو اس طرح کی جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں کہ جی میں کھڑا ہوں گا اور اس کو بیٹھ کے ہم سارے جو ہے وہ یہ دیکھیں گے. عجیب سی بات لگ رہی ہے. ہاں جی، وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر ہو رہا تھا کہ اگرچہ وائٹ ہاؤس ایک انسٹیٹیوشن ہے، اگرچہ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل امریکہ کی ایک انسٹیٹیوشن ہے، کریڈیبل انسٹیٹیوشن اوور دا ایئرز، ٹرمپ صاحب کے آگے کوئی انسٹیٹیوشن چلتی نہیں، نہ کوئی ایڈوائس دے سکتا ہے، موڈ سوئنگز میں ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتے ہیں، تو بس ان کی باتوں کو پنچ آف سالٹ سے ہی لینا چاہیے. اچھا بریگیڈیئر صاحب، پنچ آف سالٹ سے لینا چاہیے اب، لیکن جو اس وقت اشارے مل رہے ہیں جس کی طرف، بیکاز وی آر گوئنگ ٹوورڈز دی کلوزر آف دا پروگرام، جو اشارے مل رہے ہیں اگین آپ بھی ویسے تو آپ کے بھی کان تھک چکے ہیں، میرے بھی کان تھک چکے ہیں، دنیا کے کان تھک چکے ہیں کہ جی قریب 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 قریب، بٹ لگ رہا ہے کہ واقعی آپ شاید قریب جو ہے ہم اس کے ہم جا رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کن چیزوں پہ جو ہے یہ معاہدہ یا MOU جو ہے وہ سٹینڈ کرے گا؟ کتنی ایران کی مانی جائے گی اور کتنی امریکہ کی جو ہے وہ مانی جائے گی؟ دیکھیں ٹو بی فیئر، اسٹریٹ آف ہارمز کے اوپر ایگریمنٹ ہو سکتا ہے کیونکہ وہ ایسی چیز نہیں کہ جس پہ ایران جو ہے وہ بالکل اڑ جائے گا. اس کے بعد ان کے جو ہیں اپنا
जो फ्रोजन फंड्स हैं उनकी भी पार्शियल रिलीज की बात हो सकती है। और उसके अलावा ये भी कि जी अभी आज ही बल्कि मैं पढ़ा था कि शायद 60 डेज की सीज फायर की एक्सटेंशन की जो है वो बात हो रही है। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आई वुड बी वेरी सरप्राइज, जितनी अभी तक स्टेटमेंट ईरान से आई हैं कहीं पे उन्होंने ये नहीं कहा, बल्कि उन्होंने कहा, कोर्ट की अपने सुप्रीम लीडर को, कि व्हेन इट कम्स टू आवर न्यूक्लियर एनरिचमेंट वाला वो जो पैकेज है, हम शहादत जो है टिल द लास्ट मैन हम उसको डिफेंड करेंगे, हम शहादत को प्रेफर करेंगे, हम वो किसी को हैंड ओवर नहीं करेंगे। आई डोंट थिंक, क्योंकि वो एक ऐसी चीज है जो ईरानियन कौम के लिए मेरा ख्याल है, बाकी पे आगे पीछे बातचीत हो सकती है मिडिल ऑफ द लाइन पोजीशन, लेकिन इसके ऊपर मेरा नहीं ख्याल है कि कभी ईरानियन जो है वो कॉम्प्रोमाइज करेंगे, ये इवन इंक्लूडिंग हैंडिंग ओवर टू चाइना। मैं तो ये समझता हूँ अभी आके देखते हैं क्या होता है। डॉक्टर मुनावर साहब, आपको क्या लगता है, क्विकली क्यों मैं डॉक्टर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहती हूँ, अगर ये डील आज कोई खुशखबरी अल्लाह करे कि आ जाए, दुनिया के लिए खुशखबरी आ जाए, तो किन चीज़ों पे जो है वो आपको लगता है कि एग्रीमेंट होगा दोनों साइडों के लिए, अगर बात की जाए? मेरे अपने ख्याल में अमरीकी तैयार हैं डील करने के लिए, वो बेताब भी हैं, बिकॉज इस वक्त मैं देख रहा था कि 3 सालों में जो इन्फ्लेशन है वो बहुत उसने हाई हिट किया है अमेरिका को। आपको याद होगा ये जो कोरोना वाला मामला था, 2.8% इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ था, इस वॉर की वजह से तकरीबन 4% इंक्रीज हुआ है। अच्छा, अमेरिका इसके अलावा जो ऑयल प्रोड्यूस करता है उसमें भी उसको तकरीबन 8 मिलियन बैरल उसे बाहर से मंगवाना पड़ता है, वो अपनी जरूरियात पूरी नहीं कर सकता, तो उसकी वजह से उसकी इकोनॉमी भी जो है हिट हो रही है। और मेरे जरियों के मुताबिक अमेरिका की बारहा रिक्वेस्ट आ रही है ईरान से, लेकिन ईरान कहता है कि जो चंद हमने कंडीशंस रखी हैं वो आप कर लें ताकि हम भी मुंह दिखाने के काबिल रहें, तो उसके बाद इस डील का ऐलान कर दिया जाएगा। और एम्बेसडर इमरान ने बिल्कुल सही कहा कि ये डील मोर और लेस फाइनल है, सिर्फ ईरानी इंतजार कर रहे हैं, जो अंदर पब्लिक प्रेशर है उसको कैसे फेस करें। दूसरी तरफ अमेरिका जो है वो भी पब्लिक प्रेशर और इजरायली प्रेशर के अंडर है, जिसके लिए मैं कहता हूं कि ट्रम्प साहब जो है आगे आग और पीछे पानी के शिकार हैं, और उसमें से निकलना उनके लिए इंतहाई मुश्किल है। एक ऐसी हड्डी बन गया है। आखिरी मेरे पास 1 मिनट है, डॉक्टर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू लूं। डॉक्टर साहब, हाउ सून डू यू थिंक वी कैन एक्सपेक्ट दिस डील? नजूमी तो कोई भी नहीं, आपका एनालिसिस जो है वो चाहूंगी, बिकॉज वो तो काफी देर से हम सब ये एनालाइज कर रहे हैं आजकल, स्पेशली ट्रम्प साहब। वैसे मैं सिर्फ ऐड करना चाहता हूँ, मेरे भी कान थक गए हैं लेकिन वैसे आपको बताऊं, क्योंकि ये हर वीकेंड पे उम्मीद बढ़ती है, ये भी ब्रिगेडियर साहब ठीक कह रहे हैं बिल्कुल। तो सर हमारे यहाँ पेट्रोल की प्राइसेस भी कम हो गई, WTI भी नीचे गया, ब्रेंट क्रूड भी नीचे गया, कुछ शायद अल्लाह करे कि ये कोई जुआ ना हो और अल्लाह करे कि वाकई कुछ डील आने वाली हो। हाँ जी, मेरा अपना ख्याल है जी 48 से 72 घंटे। 48 से 72 घंटे चलें, आपकी अल्लाह ज़बान मुबारक करे, और 48 से 72 घंटे में हमारी जो है वो इस तरह की जो है वो हो गया, डिस्पाइट एवरीथिंग पाकिस्तान को बड़ा क्रेडिट चाहिए, बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को क्रेडिट आता है, नो डाउट, नो वन कैन टेक दैट क्रेडिट फ्रॉम पाकिस्तान। उम्मीद करते हैं कि अगले कुछ घंटों में जो है ये डील जो है वो फाइनलाइज हो जाए। ब्रिगेडियर साहब, डॉक्टर मुनावर साहब और डॉक्टर इमरान साहब, थैंक यू फॉर मेकिंग टाइम फॉर द प्रोग्राम। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।